नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करता हूं। जो आप लोगों का सब्र का इंतजार था अब खत्म हो गया, क्योंकि अब आ गया है रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट ऑफ 225। रिक्वायरमेंट ऑफ 225 देखिए, रेलवे ने 32,000 कुछ समथिंग वैकेंसी निकाले हुआ है। 32,000 वैकेंसी निकाले हुए हैं। ठीक है, रेलवे ने वैकेंसी कितना निकाला है ग्रुप डी का? किसका? ग्रुप डी का 32,438। आगे भी वैकेंसी बढ़ने वाली है। मिनिमम और मैक्सिमम कह नहीं सकते, 1 लाख वैकेंसी बढ़ने वाली है। कितनी वैकेंसी बढ़ने वाली है? 1 लाख वैकेंसी बढ़ने वाली है। तो इस वैकेंसी को लेकर आप लोग थोड़ा सा अग्रसर हो जाइए। क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले इसमें पहले ये देख लीजिए। ग्रुप डी में वैकेंसी में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। पहला मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेंगे, करंट अफेयर रहेगा और जनरल साइंस रहेगा। जनरल साइंस जो बड़ा चैप्टर ये जनरल साइंस का है। जनरल साइंस का बड़ा चैप्टर है। 25 मार्क्स का देखिए मैथ रहेगा। 25 मार्क्स का क्या रहेगा? मैथ रहेगा। रीजनिंग ये भी 25 मार्क्स का रहेगा। करंट अफेयर 20 मार्क्स का रहेगा। और ये जनरल साइंस ये भी 25 मार्क्स रहेगा। कितना हुआ? 75। हाँ, कुछ करंट अफेयर 25 मार्क्स का रहेंगे। ये 30 मार्क्स का। रीजनिंग कितना रहेगा? 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये ग्रुप डी की वैकेंसी जो इस साल नए साल पर आया है। फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। आप इसको फिलअप कर लीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट मंथ का इसका टाइमिंग है। इसमें मैथ अमित सर पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग और करंट अफेयर अलग अलग सर आपके क्लास में लेंगे। आइए मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आने वाले हैं, कैसा पढ़ना है, क्या सवाल लगाने हैं, कैसे सवाल उसमें आते हैं। पहले सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहली बात देखिए, मैथमेटिक्स सिलेबस में ये जितने सिलेबस आपको दिखाई दी जा रही है ये फॉर्म के साथ, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म सिलेबस का, बाहर सिलेबस नहीं है। जो रेलवे ने पूछा है, रेलवे ने जो दिया है वही सिलेबस आएगा। जो रेलवे ने दिया उसी में से हमको पढ़ाना है आपको, और आपको भी पढ़ना है। आपको भी यही पढ़ना है मैथ सिलेबस में। और मैथ सिलेबस उन्हें बोला है क्लास 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई फॉर्म, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। मतलब 10th स्टैंडर्ड में जितने बच्चे होंगे उससे ऊपर भी होंगे, दोस्त भी होंगे। ये पूरा पहले तो इसकी क्राइटेरिया में 10th पास बोला है, और एज का भी ज्यादा एज है। एज भी 45 ईयर्स तक है, SC ST ऐसे करके। और उसके साथ आईआईटी वाले भी भरेंगे। मतलब सारे लोग भरेंगे, 1 से 40 साल तक पूरे लोग भरेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें मैथ का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है? सीबीएसई और एनसीईआरटी स्टैंडर्ड। आइए चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं मैथ के बारे में, कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। चलिए देखिए, पहला क्या है? होल नंबर, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, पहला क्या? पूर्णांक। देखिए पहला क्या? होल नंबर दिया हुआ है। पहले नंबर सिस्टम, पहला पार्ट नंबर सिस्टम, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड परसेंटेज। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, अंश हर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, भिन्न पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ में क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल। देखिए डिविजिबिलिटी रूल, आप सोचेंगे डिविजिबिलिटी रूल आसान है, भारत का नियम आसान नहीं है, कठिन है। कठिन कैसे है? मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सवाल दे दिए जाए, ये 9842 कहेगा 4 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करिए, 9 से करिए, 11 से करिए, 13 से करिए। तो आपके पास इतना एग्जाम में थोड़ा ना समय रहेगा कि आप इतना करेंगे। इतना एग्जाम में तो समय नहीं रहेगा। तो इसको ट्रिक के द्वारा हम आपको बताएंगे। हम जब क्लास लेंगे आपको नेचुरल नंबर सिस्टम के बारे में, तो सारे ट्रिक आपको बताएंगे। बार भी आता है आपके पास, ये 9.6 के ऊपर बार ये भी आता है। ये सब सवाल एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर क्या होता है, सेकंड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, सारे नंबर सिस्टम में आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सब ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, ये जितने भी हैं सब नंबर सिस्टम में आएंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें सारे चीज आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से लेकर, फ्रैक्शन से लेकर, एलसीएम, एचसीएफ, ऐड, सब आते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं अलजेब्रा के बारे में। सेकंड अलजेब्रा क्या है? बेसिक अलजेब्रिक आइडिया। देखिए बेसिक लिखा है, पहले बेसिक लिखा है, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है। बेसिक का मतलब
ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी का 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab, ए प्लस बी सी प्लस का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, बेसिक अलजेब्रा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सारे हम ये सब लिखवाएंगे, सारे बेसिक चीजें हम आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे ताकि आप फॉर्मूला याद कर सके, तुरंत लगा सकते। मान लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स का मान दिया रहा है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? मान लीजिए ऐसे सवाल आते हैं, शॉर्ट में आते हैं ज्यादा, 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? यही अलजेब्रिक क्यूब के फॉर्म में आएंगे, ए माइनस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab 3a माइनस 3ab ए माइनस बी। अब ये इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन, देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या है? सरलीकरण। सरलीकरण क्या है? ध्यान समझिएगा, सरलीकरण क्या है तो समझिएगा थोड़ा सा। सरलीकरण क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन में क्या, जैसे मान लीजिए आपको ये सवाल दे दे 2 डिवाइड 5 माइनस 6 डिवाइड 3 ऑफ 2, ऐसे दे दे। मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए बी माइनस 3ca माइनस 2ab, ऐसे कर दे। ये क्या सिंप्लीफिकेशन है? इस सिंप्लीफिकेशन में बताएंगे, बहुत सारे सवाल आपको पुटअप कराएंगे भी सिंप्लीफिकेशन में। फिर क्या लेगा? लीनियर इक्वेशन। देखिए समीकरण, ये देखिए अब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन आप 10th के सिलेबस में पढ़े होंगे, एक्स वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 4, मैंने पढ़ाया था 2x इक्वल टू 7, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये हो गया। परसेंटेज आ गए, परसेंटेज में क्या है? फ्रैक्शन एंड, देखिए फ्रैक्शन परसेंटेज, तो आपको बहुत सारे परसेंटेज के ऐसे रूल हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1%, 2%। वैसे मान लीजिए आपको 5% दिया रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताइए? 1/20 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताइए, ये 10 है तो क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं परसेंटेज में? कैसे? 5/100, 5 1 5 2 20, 1/20, ये कर सकते हैं। इंक्रीज होगा, देखिए मान लीजिए 5%, आपने पढ़ा होगा ना, 5% इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 5% इंक्रीमेंट मतलब 1/20 इंक्रीमेंट हो रहा है, 21/20। डिक्रीज हो रहा है तो 90/20। देखिए आसान से लग जाएगा आपका सवाल, ये परसेंटेज में बताएंगे हम। प्रॉफिट लॉस, देखिए परसेंटेज में जो प्रॉफिट लॉस होता है बड़ा मायने रखता है, बहुत मायने लगता है प्रॉफिट लॉस में। मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, 10% प्रॉफिट 110, 10% लॉस 90, ये प्रॉफिट लॉस में बहुत मायने रखता है। तो परसेंटेज इसमें बताएंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, इसमें प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे क्या, ये ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे हम प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज भी पढ़ेंगे, डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, अगर कुछ और डिस्काउंट के अलावा कुछ और पढ़ाएंगे, टैक्स के बारे में पढ़ा देंगे, छोटे छोटे चीज। ठीक है, टैक्स कितना लगता है, कितना परसेंट लगता है, ये देखिए डिस्काउंट तो दिया ही है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है, एसपी कब लगता है, सीपी कब लगता है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। रेशियो प्रोपोर्शन, हाँ रेशियो प्रोपोर्शन देखिए क्या होता है। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, जब आप क्लास में पढ़ते होंगे, मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स हैं, 500 स्टूडेंट हैं, अगर 4x गर्ल्स हैं और 5x बॉयज हैं, तो हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल। तो ये परसेंटेज का खेल है। परसेंटेज में हम ये रेशियो प्रोपोर्शन का है, इसमें पढ़ेंगे ए रेशियो ऐसे पढ़ेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे ऐसे करके, अगर दोनों दिया है तो एसी होता है, बी इक्वल टू एसी, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, सेकंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ये सब ये इसमें पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये रेशियो एंड प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम एंड प्रॉपर्टी में समानुपाती प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गए टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क इफिशियंसी एंड पाइप सर्टेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समय और कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। समय और कार्य इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर कोई व्यक्ति समय पर काम करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, कितने समय पर होता है, क्या काम है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है।
तो इसीलिए एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। अगर मैं वर्क कर रहा हूं, दिन भर में 8 घंटे वर्क कर रहा हूं, तो मेरा कितना आउटपुट आ रहा है, ये एफिशिएंसी है, कितना हम काम कर पा रहे हैं। तो जैसे इसमें सवाल कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, 12 आदमी किसी काम को 28 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेंगे। चाहे मोहन और सोहन किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, सोहन 26 दिन में कर रहा है, तो मोहन और सोहन साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ये भी है। काम कम होगा कि काम ज्यादा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। फिर उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक काम को कर रहा है 10 दिन में और दूसरा व्यक्ति भी साथ में ही कर रहा है, लेकिन वो बीच में छोड़कर भाग गया, तो उसको जैसे मोहन और सोहन दोनों लोग एक काम को पकड़ लिए, किसी काम को करने जा रहे हैं, मान लीजिए 10 दिन में करने जा रहे हैं, बी और 10 दिन में करने जा रहे हैं, उनको मालूम है कि मेरा काम दोनों लोग 10 दिन में कर लेंगे। एक छोड़कर भाग गया, एक छोड़कर चला जाता है, तो दूसरा जो है जो बचेगा वो इसको कितने दिन और लगा के करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम दोनों व्यक्ति मिलकर 10 दिन में करेंगे, तो जब दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम पाइप, उसी पर पाइप भी है। पाइप क्या है, पाइप सर्टन के बारे में थोड़ा देखिए, पाइप और टंकी के बारे में ध्यान दीजिएगा। पाइप टंकी क्या है, पाइप टंकी ये है कि हमारे हर लोग के घर में सबमर्सिबल है, हर लोग के पाइप हैं। पाइप कितने देर में हमारी टंकी भरती है, मान लीजिए कोई पाइप 1 घंटे में 1000 लीटर मान लीजिए भर दे रही है। ठीक है, ऐसा मतलब ए पाइप है 2 घंटे में भर रही है और बी पाइप 3 घंटे में खाली कर दे रही है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी पूछ रहा है कितना देर में। साथ जैसे अब देखिए यहाँ पर ये मैं बना दे रहा हूं, देखिए ये पाइप है, ये टंकी है। ठीक है, टंकी, और इधर से मैं खोल दिया, तो ये पाइप जा रहा है और ये निकल रहा है, तो ये पानी में डाल रहा हूं और ये पानी निकल भी रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मैं डाल रहा हूं निकल रहा है, तो कितने देरों में ये भरेंगे, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, ये पाइप सर्टन हो गया। अब आते हैं टाइम स्पीड। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बड़ा फर्क पड़ता है। टाइम का मतलब होता है समय, स्पीड का चाल से होता है और डिस्टेंस में दूरी होती है। अगर मुझे किधर भी जाना रहे तो हमारी पहले टाइम निश्चित होनी चाहिए, टाइम कितने देर में पहुंचेंगे, पहला टाइम। सेकंड हमारी चाल पर डिपेंड करता है, वेरी गुड। फिर उसके बाद दूरी पर, दूरी क्या है, कितनी दूरी हम तय करेंगे। मान लीजिए मुझे इलाहाबाद कुंभ लगा हुआ है, वहां पर मुझे जाना है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमें कितना देर में पहुंचना है, किस चाल से हमारी गाड़ी जाएगी, किस चाल से हमारी ट्रेन जाएगी, किस चाल से हम चलेंगे, उस हिसाब से हम कुंभ में पहुंच सके और रिटर्न अपने घर को आ सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट करता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर, समय, गति और दूरी। गति को बढ़ाएंगे जल्दी पहुंचेंगे, गति को कम करेंगे धीरे पहुंचेंगे। समय, गति बढ़ाएंगे समय कम लगेगा, गति कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। दूरी जो भी हो इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज ट्रेन एंड बोट्स के बारे में, ट्रेन और बोट्स। ट्रेन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। एक रेलगाड़ी भी है, इसके बारे में बता दे रहा हूं मैं। ट्रेन में कैसे, जैसे ट्रेन, जैसे मैं पहले बता रहा हूं बोट्स के बारे में। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, जैसे यार धारा है, नाव चल रही है तो पानी उसके साथ चल रही है, तो वो उसके बारे में बताएंगे। अब फिर एक धारा इधर जा रही है, नाव उल्टे आ रही है, उसके बारे में बताएंगे। x+y x-y के बारे में इसमें सवाल पुटअप कराएंगे, ये नाव के बारे में। अब बचा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है, देखिए रेलगाड़ी है, देखिए ध्यान से समझिए, रेलगाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 रेलगाड़ी है। देखिए रेलगाड़ी कैसे, इसलिए रेलगाड़ी दिया है कि प्लेटफार्म की दूरी दे दीजिए मान लीजिए, और ट्रेन छूट रही है यहां से, तो उसके बारे में पूछा है कि ट्रेन की लंबाई पूछ देखता है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, कितने समय पार करेगी। चाहे 2 ट्रेन, ध्यान समझिएगा, ये ट्रेन इधर जा रही है, इधर से ट्रेन आ रही है, दोनों ट्रेन कितने आर पार में कहां मिलेंगे, मीट कहां करेंगे, ये पूछ सकता है। सेकंड थिंग क्या पूछेगा, एक और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी ट्रेन जा रही है तो बोलेगा खंभे को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी रेलवे में पूछता है, रेलवे में ही रेलगाड़ी का सवाल पूछेगा, तो जब पुल को पार करेगी तो डिस्टेंस ऐड कर देते हैं, और पुल को डिस्टेंस ऐड कर देते हैं, प्लेटफॉर्म को ऐड कर देते हैं, लेकिन जो पोल को और आदमी को पार करते हैं उसका डिस्टेंस को कुछ उससे मतलब नहीं रहता है। बस ये बोलता है कि हमारी रेलगाड़ी इतनी स्पीड से जा रही, इतने समय में एक आदमी को पार कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है।
तो जैसे खंबे के पार करेगी तो स्पीड आपको मान लीजिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू 4, डिस्टेंस निकल जाएगा 200। मतलब हमको लेना देना ही नहीं है, हमको लेना ही देना नहीं है कि खंबे को पार करे और चाहे आदमी को पार करे। हाँ, लेना देना किससे है, हमको पुल से है। अगर पुल करेगा तो वही डिस्टेंस क्या होगी, प्लस हो जाएगी, वही हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 6 आगे। हाँ, ज्योमेट्री पोर्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री पोर्शन क्या होता है, ज्यामिति एंड मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन का पार्ट बहुत अच्छा, मेंसुरेशन फॉर्मूला चीज है। मेंसुरेशन क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेसिस है। क्या है, फॉर्मूला बेसिस है। तो पहले इसके बारे में चलते हैं, 2D और 3D। देखिए 2D और 3D लिखा है, अभी ज्योमेट्री के शेप साइज बताएंगे अभी हम। 2D 3D, देखिए 2D 3D क्या होता है। 2D का मतलब क्या होता है, जहां लेंथ ब्रेथ दिया रहता है वो 2D होता है, और जहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया रहता है वो उसको क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो आप सपोज करिएगा स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया और पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वैसे ये तो हो गया आपका 2D। और ट्रायंगल का मान लीजिए, ये ट्रायंगल का आता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का हो गया। अब आता है 3D। 3D में क्या आता है, जैसे आपको क्यूबाइड, क्यूबाइड का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम। इसका होता है डायगोनल, अंडर रूट में L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद अगर आते हैं क्यूबाइड हो गया, क्यूब, क्यूब के बारे में होता है ए क्यूब। इसके बारे में 3D में मान लीजिए आपका आ गया कोन, कोन मतलब शंकु। बेलन, सिलेंडर आ जाएगा, तो सिलेंडर का वैल्यू 1/3 पाई, मतलब सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। सी एस से कॉस सरफेस एरिया, कॉस सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और 3D में कोन आ जाएगा 1/, जैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, लिख पे दे रहा हूँ। जैसे आपके पास ये क्यूबाइड आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूबाइड हो जाएगा ये। फिर आपके सामने ये कोन हो जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर आपके सामने ये सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सिलेंडर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका स्फीयर हो जाएगा, फिर ये सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। ये सब सवाल मैं आपको बताऊंगा, ये सब सवाल मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा मैं। इसके बारे में फॉर्मूला बताएंगे, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इसका हो जाएगा, क्योंकि हाइट है। ये देखिए एल है, ये एल बोलते हैं इसको, हाइट सब पढ़ाएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। हर चैप्टर वाइज पूरा ग्रुप डी का पूरा सिलेबस मैं आपको क्लियर कराऊंगा, साथ में पीवाईक्यू के साथ में पीवाईक्यू के साथ में, प्लस स्फीयर है। फिर उस स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यू होता है, एच नहीं होता क्योंकि एच हाइट नहीं होता इसमें। 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, पैरामीटर एंड एरिया 2D हो गया। बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री में क्या, देखिए बेसिक ज्योमेट्री में क्या आएगा, मतलब भुजा। जैसे मैंने अभी मैं एक चीज बता, जैसे ये आपके सामने है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितने टाइप्स का होते हैं, एंगल क्या होते हैं, ये सब ट्रायंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 3 टाइप्स, स्केलन ट्रायंगल, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, और क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, समबाहु और समकोण त्रिभुज। ये सब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बेसिक ज्योमेट्री के बारे में। पॉइंट क्या होता है, रेखाखंड मतलब आपको लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, इस सब चीज के बारे में। वर्टेक्स क्या होता है, क्यूबाइड, क्यूब का फेस क्या होते हैं, इसके कॉर्नर क्या होते हैं, इसके एंगल कितने होते हैं, सारे चीज में इसके में ज्योमेट्री पोर्शन में मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब आते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मास देखिए ग्रुप डी में देता है, एनटीपीसी का तो रूल नहीं है, एनटीपीसी में नहीं देता, लेकिन बोर्ड मास एनटीपीसी का भी भाग है। लेकिन बोर्ड मास क्या होता है समझिएगा, बोर्ड मास का नियम होता है डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, प्लस का, माइनस का, जो हर बच्चे गलती करते हैं। जैसे 5/2 लिख दिए ऐसे करके, ठीक है। तो आपको पता मल्टीप्लाई फिर डिवाइड लिख दे, तो पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नियम मैं आपको बोर्ड मास में क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री देखिए 10th स्टैंडर्ड का सवाल है। देखिए 2 चीज दिया हुआ है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। आपने हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, चाहे आपने पी भी पढ़े हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और पी अपॉन बी, पीवीपी एचएचबी पढ़े होंगे, ये पढ़ा है ना आपने ने। तो ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू cos sin थीटा 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, 1/cot थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सब सारे बेसिक चीजें मैं पढ़ाऊंगा। इसमें डिग्री भी बताऊंगा। डिग्री क्या होता है, साइन 0 का मान 0, 30, 45,
60 और 90 का वैल्यू बताऊंगा। मान लीजिए साइन की वैल्यू आपसे पूछ दे, 0 की वैल्यू 0 होती है, 90 की 1 होती है, 1/√2 में 2 होती है, यहां होती है आपका क्या 1/2 √3/2। ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है साइन थीटा की वैल्यू है। ऐसे कॉस थीटा, ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको 6, ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बस तीन ही में बताऊंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन से आपको क्या निकलेगा, कॉसेक निकलेगा, कॉस से क्या निकलेगा, सेक निकलेगा, टेन से क्या निकलेगा, कॉट निकलेगा। तो ये मैं तीनों चीज मैं आपको बताऊंगा, तीनों चीज आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा ये तीनों चीज, और बस तीन ही में याद कराऊंगा, बाकी ट्रिक्स आपको बता दूंगा, ठीक है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब समझिएगा ध्यान से। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ऊपर की ओर देख रहे हैं 51 कोण, नीचे की ओर देख रहे हैं 51 कोण, हम सूर्य प्रकाश को देख रहे हैं तो 51 कोण, नीचे 49 कोण, ये हाइट एंड डिस्टेंस होता है। तो देखिए ये समझिएगा ये बात को, पॉइंट को, ये देखिए यहां से आप ऊपर देखेंगे 49 कोण, और ये यहां से ये क्या हो गया 51 कोण। इसके बारे में हम बताएंगे क्या क्या सवाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा व्याख्या, ये आप लोग ने सबने किया है, सबने किया है, आप लोगों को सबको मालूम है। इसमें बार ग्राफ, पाई, टेबल, देखिए बार ग्राफ होता है, ग्राफ से आपके आंकड़ा कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे क्षेत्र में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है तो कैसे ग्राफ से हम बताएंगे, बनारस, वाराणसी में, इलाहाबाद में, जौनपुर में, ऐसे तरह से आजमगढ़ में, पीलीभीत में, जितना सारे हमारे मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उस सब में बार ग्राफ से देखेंगे, पाई चार्ट से बनाएंगे, टेबल एंड लाइन ग्राफ से बताएंगे, ठीक है। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन बताएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे आते हैं सॉल्व करके, ठीक है, ऐसे करके मैं सब एक एक सवाल आपको मैं बताता चलूंगा। एक आता है ग्राफ में ऐसे करके, ऐसे 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 ग्राफ करके आएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट दे दी गई है, बी सी डी ई, तो ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ा होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कोई भी पैसा हम बैंक में जमा करते हैं तो डायरेक्ट ब्याज जो मिलता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ब्याजों को ब्याज मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए अगर 100 रुपए है आपके पास तो सिंपल क्या इंटरेस्ट का होगा 10% का, मान लीजिए निकालेंगे तो 10 रुपए 110 रुपए मिल जाएगा, निकाल सकते हैं 10 × 10 = 500। लेकिन वही कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 100 रुपए का 110 रुपए तो देगा, फिर 10 रुपए का भी मिलेगा, मानिए जितना भी 1 रुपए, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 111 रुपए होगा। तो यही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है। तो इसका फॉर्मूला आसान है, P × R × T, मूलधन × समय × दर बाई 100, और इसका कंपाउंड क्या करता है, A अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 का होल स्क्वायर, ये होता है सिंपल एंड कंपाउंड, ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब आते हैं कुछ टॉपिक है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये टॉपिक आते हैं जैसे एज प्रॉब्लम, क्या एज है, आयु संबंधी सवाल आते हैं, मिश्रण संबंधी सवाल आते हैं, और सांख्यिकी। देखिए मिश्रण, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर और एलिगेशन में बड़ा फर्क होता है। मिक्सचर वाले सवाल बहुत अच्छे आते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, जैसे आपने पानी और दूध जैसे शरबत आप मिलाते हैं तो पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, चीनी की मात्रा कितनी हो चाहिए। अब हम चीनी की मात्रा बढ़ा दें तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, एल्कोहल में पानी की मात्रा इतना कंटेंट है तो एल्कोहल में कितना बढ़ा दें कि पानी की मात्रा कम कर दें, यही सब आता है मिक्सचर और एलिगेशन, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स बेस। देखिए स्टैटिक्स बेस क्या है, ये देखिए लिखा तो बहुत शॉर्ट में है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, पासा के बारे में आता है, कार्ड के बारे में आता है, क्यूब के बारे में आता है, और कार्ड के बारे में आता है। कार्ड मतलब 52 पत्ती का जो खेल ताश में खेलते हैं ना, उसी में आता है प्रोबेबिलिटी का भाग है ये। और क्यूब के बारे में आता है, जो हम क्यूब से गोटी खेलते हैं, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, उसके बारे में। एक लास्ट टॉपिक बचा स्टैटिक्स बेसिक। स्टैटिक बेसिक क्या होता है, स्टैटिक्स बेसिक में ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लास्ट बचा है, ठीक है। लास्ट क्या है, स्टैटिक बेसिक में देखिए मीन आता है, और क्या होता है, मीडियम होता है, मीडियम होता है, और मोड होता है, मीन मीडियम मोड, ठीक है। हर साल इस पे बेसिक पर सवाल आता है, ठीक है। मीन क्या होता है आप जानते ही हैं, सारे को काउंट करके टोटल करके मीन निकालते हैं। मीडियम में इवन और ऑड देख कर ही सवाल सॉल्व करते हैं। अब मोड जो सबसे ज्यादा डिजिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे जितने सिलेबस में मैंने बताया 12 चैप्टर
12 तो बेसिक दिखने में दिख रहा है, लेकिन कम से कम 25-26 चैप्टर हो जाएंगे। ये सारे सवाल ग्रुप डी के में आने वाले हैं। ये मैं हर टॉपिक बताने चलूंगा, टोटल चीजें, ठीक है। यहाँ सिलेबस में आप देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। सबको आप सिलेबस से पढ़िए, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, हाँ नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन, तैयारी का सुझाव लिखा हुआ है। प्रिपरेशन टिप्स क्या है, प्रिपरेशन टिप्स क्या है, गति और सटीक प्रैक्टिस क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन रेगुलरली टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप कोई पेपर करते हैं, अगर स्पीड आपकी नहीं है तो आप कितना भी पेपर आएगा आप पेपर कर नहीं पाएंगे। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्यों कि जो मेरिट बनने वाली है हाई बनने वाली है। मेरिट बनने वाली क्या है, हाई बनने वाली है। 100 एबव 90 का एबव 90 मेरिट होने वाली है, तो 90 के मेरिट के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या है, समय बचाने के लिए शॉर्टकट और ट्रिक्स पर ध्यान दें। समय ट्रिक्स पर ध्यान दें। अगर मान लीजिए किसी का मैथ अच्छा है, मान लीजिए मैथ गुड है, मैथ गुड है और बाकी रीजनिंग है, तो थोड़ा समय दीजिए, इस पर ट्रिक का यूज करिए। और ईवीएस मतलब ईवीएस कर रहे हैं, सोशल स्टडी जो है आपका, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। तो ये शॉर्टकट और ट्रिक्स अपनाइए, तभी आपका फोकस होगा, ठीक है। सेकंड, एनसीईआरटी कक्षा 8 to 10 पुस्तक, जैसे क्या क्लास 10 बुक्स, 8 के जितनी सारी बुक हैं, मैथ का, सोशल स्टडी का, सोशल स्टडी साइंस, सोशल स्टडी साइंस, मैथ, सोशल स्टडी साइंस है, ये सब सारे जितने सवाल हैं पूरा लगा डालिए। ये है 8 to 9, 8, 9, 10 बेसिक, ठीक है। फिर क्या मार्क, मॉक टेस्ट, मार्क लिखा है मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट होगा यहाँ पर, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस टू योर परफॉर्म। अगर आप कोई टेस्ट देते हैं मान लीजिए, तो टेस्ट का परफॉर्म देखिए कितना आ रहा है, हम कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 में अगर हम कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, और समय देखिए, टाइमिंग का देखिए, मैं आपको थोड़ा बता देता, थोड़ा टाइमिंग का, पर इसके पहले बता देना, रुकिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टाइमिंग का इशू ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 130 मिनट्स है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो 120 मिनट्स का ही मॉक टेस्ट, 10 मिनट्स को सेव करके रखिए, 10 मिनट्स को क्या करिए, सेव करके रखिए। ये होता है मॉक टेस्ट का प्रयास करिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिए टाइमिंग का। अपनी समग्र तैयारी को मजबूत करने के लिए कमजोर क्षेत्रों पर काम करें, सही बात है। देखिए, जो चीज आपको आता है वो चीज मत पढ़िए, पहली बात, जो चीज नहीं आता उसी को ध्यान दीजिए, इसीलिए कमजोर क्षेत्रों पर काम बस करें, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे अगर सिलेबस पूरा आगे पढ़ना है तो बेल आइकन पर क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।